रिएक्शन को अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं काफी हद तक। एक दो सवाल और करेंगे। ये शायद मैंने बनाया था डायग्राम, मैं छोड़ दिया था इसको। A B C ये है थीटा। All contacts are smooth. Find acceleration of A and B. ये हमको निकालना है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो इसको अभी मैं सभी लोगों की मदद से सोल्व करूंगा और इसमें बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। ये तुम्हारा मेन क्वेश्चन होगा। जो ए ब्लॉक है, इस ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इनमें से अपने को बताना ऑप्शंस। और सब लोग अपना आंसर अपने मन में रखें, मैं जब पूछूंगा ना तो बताएं। कितने बच्चों का आंसर है ए, बी, सी, डी, ई। Okay. So everybody has to explain the answer. Who will explain? E तुम्हारा आ रहा है? सर ए बी को पुश करेगा और सर सी भी डी को पुश करेगा, तो सर ये करेक्ट है। बढ़िया। बी इसका आंसर बी। एक्सप्लेन करो, कौन करेगा एक्सप्लेन? वो सारे बच्चों को डी आ रहा है, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करो, बोलो। हाँ सर एक तो डी की एक्सेलरेशन, सर डी की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और लेफ्ट साइड है। सर ए उसके ऊपर रखा हुआ है, तो सर एक तो एक ही नीचे तो होगी राइट साइड में, तो बिल्कुल कोई चांस नहीं होगा। डेफिनेटली लेफ्ट में होगी। ये नीचे तो होगी, कंफर्म हो गया। अब ये कैसे कंफर्म हुआ कि लेफ्ट में होगा? वो बॉडी डी के ऊपर रखी है, तो वो डी के साथ राइट में जाएगी। क्यों नहीं? सी किसका है? इसका भी है। बी किसका है? कैन यू एक्सप्लेन? सर डबल आर्टिकल समझ सुनना है?
ठीक है, अब ए कौन एक्सप्लेन करेगा? करेक्ट। जब ए का अगर हम पूरी डायग्राम देखेंगे, है ना, एक एक्सेलरेशन का पता लगाने के लिए हमें अगर फोर्स की डायरेक्शन पता लग, मैंने तो डायरेक्शन पूछी है ना, वैल्यू तो पूछी नहीं, तो जब हम ए के फोर्स देखेंगे तो किधर किधर लग रहे हैं, एक तो नीचे लग रहा है एम जी, और एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल, इसके अलावा कोई तीसरा फोर्स है क्या? तो जब कोई फोर्स है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो ए है ना, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ऐसे, तो ए पे ऊपर नॉर्मल लगा, नीचे एम जी, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ये ए है, डाउनवर्ड होगा। इस क्वेश्चन से अपने को इस छोटे से क्वेश्चन से हमें आइडिया लग गया कि हमें जब ए का एक्सेलरेशन मानना होगा तो किधर मानेंगे? नीचे की तरफ। तो ये इस सवाल में एक पार्ट हमारा सोल्व हो गया। चलिए दूसरा, acceleration of B will be equal G sin theta greater than G sin theta less than G sin theta. Only three options. बोलना नहीं है, केवल सोचना है। It doesn't require any calculation. It requires only thinking. बस डायग्राम की तरफ देखते जाओ, देखते आंसर है। बस कोई हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं इसमें। So कितने बच्चों का आंसर है? A, B, C. Very good. B is correct answer. किसका नहीं आया भी आंसर? किसको डाउट है? किसका नहीं आ रहा बताएं? सबका आ गया? ग्रेट। तो इसका बी आंसर है, उसका ए आंसर है। फिर भी सबको आ गया, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। Who will explain B? बताओ। सबसे लास्ट में। सर बी का अपने खुद के वेट की जैसे होगा जी sin थीटा, और ए की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन होगा करेक्ट। थर्ड, N on B due to C. ये ऑप्शन बहुत छोटे ऐसे क्वेश्चन से, कोई बहुत महान सवाल नहीं है की तरह, बहुत ही महान सवाल है। M to G cos theta greater than M to G cos theta less than M to G cos theta. मास बताई नहीं है बताइए कितने बच्चों का आंसर है? ए, बी करेक्ट। चलो तो हमारे कैसे छोटी छोटी चीजें इसमें हो गई हैं। नाउ
ये बताओ बी का एक्सेलरेशन क्या मानोगे, किधर मानोगे? अराउंड इंक्लाइन प्लेन और बी मान लेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है। तो इसका तो हमने एक्सेलरेशन ए मान लिया इधर और इसका हमने बी मान लिया। अब ए और बी के आंसर निकालने हैं। मैं चाहता हूं कि ए और बी का आंसर दो इक्वेशन में आए। तो ना यू शुड मेक दोस इक्वेशंस। ए और बी लाने के लिए दो इक्वेशन बनानी है, सब लोग बनाओ। किसी ने बना ली हुई है तो बच्चे से लिख रहे हैं वो एक दो, बाकी लोग बनाओ। 1 मिनट का टाइम है बस। हो गया टाइम। कितने बच्चे बना ली क्वेश्चन? वेरी गुड। तो बता देता हूँ कैसे बनाना है। अगेन इक्वेशन बनाने के पीछे वो जो अपन ने बात कर रही है कि भाई किसी फोर्स को नहीं आने देना है, तो या तो वो फोर्स सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। किसी फोर्स को नहीं आने देना चाहते हो तो या तो उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन बनाओ। तो ए और बी में एक रिलेशन तो ये आपस में कांटेक्ट में वहां से आ जाएगा। दोनों कांटेक्ट में है ना, तो इनके रिलेशन आएगा। तो ये तो परपेंडिकुलर, ये तो कॉमन नॉर्मल है इनका दोनों का, ये दोनों का सरफेस है। और इस सरफेस के ए तो ऑलरेडी नॉर्मल नहीं है और एक जने का बी इधर है, ये एंगल है थीटा, यही हुआ ना। इसका इधर कर लो बी cos थीटा, तो यस 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 ये साइन थीटा। मौका मिल गया है ना, इक्वेशन ऑफ कांटेक्ट ए बराबर बी साइन थीटा। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। चलो तो a इक्वल टू बी साइन थीटा, ये दोनों के कांटेक्ट में होने की इक्वेशन। अब इसके बाद न्यूटन्स लो। ये कांटेक्ट की तो इक्वेशन खत्म हो गई। अब ये इसके कांटेक्ट में था, उसकी इक्वेशन ये इसके कांटेक्ट में था, उसका यूज कर दिया हमने बी बताने में हैं। अब a और b में रिलेशन न्यूटन्स लो से, न्यूटन्स को लगाएंगे। तो न्यूटन्स को लगाएंगे। जे बच्चों को आगे जरा को बता। हां किस पे? ए पे वर्टिकल में लगाएंगे तो नॉर्मल आएगा वहां वाला। बी पे हां यस बस ठीक हो गया। Apply Newton's second law on a plus b along incline। अब देखो सिस्टम को लेने से क्या फायदा हो गया? a plus b लेने से इनमें जो आपस में नॉर्मल लग रहा है वो नहीं आएगा। along the incline plane लेने से क्या हो गया? यहाँ वाला नॉर्मल है वो नहीं आएगा। हम दोनों को गाइड कर दिया हमने, है ना। अब लगाते हैं तो इन दोनों के ऊपर incline plane के लॉन्ग फोर्स लग रहा है m1 plus m2 into g sin theta। m1 plus m2 into g sin theta, that is the force along the inclined plane, equal to दोनों का एक्सेलरेशन। तो m2 into b वो तो ऑलरेडी इंक्लाइन के लॉन्ग है, प्लस m1 into a sin theta, क्योंकि उसका a इधर है along the inclined component करना पड़ेगा। We have two variables, we have two equations, we will get the answer। अब इसके बाद और कुछ भी निकालना है तो अलग अलग लोगों पे नॉर्मल की क्वेश्चन आने पड़ेंगे। ये वाला नॉर्मल चाहिए तो अकेले a पे लगाओ न्यूटन्स लॉ, you will get one normal। ठीक है। अगर हमको यहाँ वाला नॉर्मल चाहिए ये वाला, तो ये नॉर्मल लाने के लिए इसका पिरियोडिक डायग्राम, सबके पिरियोडिक डायग्राम बना देते हैं। a ये रहा n1, ये रहा n1, ये वर्टिकल में लगा तो इस पे
या किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करवाओगे तो n2 आएगा, mg cos थीटा आएगा इसका, और इस n1 का भी कंपोनेंट आएगा। फ्रॉम दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n2। अगर मान लीजिए यहां से कोई n3 लग रहा है, यहां से n4 लग रहा है, तो n3 n4 निकालने का बेस्ट तरीका होगा सिस्टम पे न्यूटन्स को लगाओ, ताकि फिर वो n1 n2 पिक्चर में नहीं आएंगे। तो जैसे पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में लगाओ वी विल गेट n3, पूरे सिस्टम पे वर्टिकल में लगाओ वी विल गेट n4। ए और बी की जरूरत पड़ेगी जो निकाल चुके हैं बस। तो ये नॉर्मल रिएक्शन वगैरह पे अपने इधर से लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अपन नॉर्मल बंद करेंगे, इसके बाद स्ट्रिंग वाले सवाल करेंगे। ये थीटा है, ये n3 है, ये n2 है, ये n1 है। All contacts are smooth. Find all contact forces. All contact forces and accelerations. अगेन ये बात मेन क्वेश्चन, वैसे 6 पैरामीटर हो गए, 3 एक्सेलरेशन, 3 नॉर्मल, ये चीजें हमको निकालनी है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हम तीनों एक्सेलरेशन से 3 इक्वेशन से ला पाएंगे, ये सोचेंगे हम। ये तीनों एक्सेलरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको 3 इक्वेशन लाने का प्रयास करेंगे, और पहले छोटे-छोटे क्वेश्चंस है ना, जिनसे क्वेश्चन की पूरी ओवरव्यू अपने दिमाग में बैठेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो वही है, इस ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, सोच लो, फिर मैं पूछूंगा बता। Acceleration of A in which direction? कुछ लोग पेन से काम कर रहे हैं, इसके लिए पेन की जरूरत नहीं। इसलिए बच्चों का आंसर है A। इस बार ज्यादा बच्चों का है B, C, D, E। A करेक्ट आंसर है इसका। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वापस कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर और नीचे n3 लग रहा है, तो बस इसलिए कोई फर्क ही नहीं, तो A is the correct answer। ये आंसर है। C का किधर होगा, हॉरिजॉन्टल और राइट साइड। दो जनों का तो कितना आसान से पता लग गया हमको, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये लो A और C। अब बचा B, अब B का मानना पड़ेगा अपने को, तो B का बोले कि नहीं आंसर है ना, B का कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे, किधर मानेंगे, क्या करना पड़ेगा B के एक्सप्रेशन के लिए। B का एक्सप्रेशन कितने बच्चों को आ गया है अभी ऑलरेडी? ओके, काफी बच्चों को आ गया, तो 30 सेकंड का टाइम देता हूं सोचने के लिए। एंड कौन बताना चाहे, बताओ। करेक्ट, बस वो n3 के रिस्पेक्ट में n2 का डायरेक्शन इधर आएगा। अगर अपन n2 के एक्सेलरेशन को फोर्सेस से लाना चाहेंगे तो नहीं ला पाएंगे। mg लग रहा है, इधर का नॉर्मल लग रहा है, उधर का नॉर्मल लग रहा है,
तो ऐसे फोर्स देखेंगे तो खूब सारे फोर्स हैं, बट इस पे चल रहा है, इसके रिलेटिव देखेंगे तो इधर, और इसका जोड़ देंगे उसमें, तो ये तो मैंने B मान लिया है, तो B इज रिलेटिव टू C। ये A और C ऑलरेडी ग्राउंड के रिलेटिव है, ये B इसके रिलेटिव है, इसका नेट एक्सेलरेशन लाना है तो इसमें अपन इधर की तरफ C जोड़ देंगे, because when you will apply Newton's law you have to know the acceleration of everything with respect to ground। कितने अननोन है हमारे पास एक्सेलरेशन वाले ABC। सोचना चाहिए अपने को 3 इक्वेशन हम इसका आंसर ला के बताएं, अगर 3 में हम लाते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज होगी। सोचो जरा 3 इक्वेशन किस पे किधर किधर लगाने पर और 3 इक्वेशन आएंगी, भले लिखने की जरूरत नहीं है, बना हुई सी, लेकिन आइडिया लगा लो इसे हवा में, ऐसे ऐसे करके मैं 3 इक्वेशन ढूंढ लूंगा, आगे ढूंढूंगा। तीन में आएगा, जरूर आएगा। चलो कितने बच्चों का आ गया 3 इक्वेशन का आइडिया? 1 2 3 4 5 कम बच्चों का है। चलो इसमें टाइम नहीं देंगे, और पीछे और बच्चे सर एक हॉरिजॉन्टल पे लगा है इस पे पूरे सिस्टम पर, करेक्ट, और एक M1 और M2 पर इंक्लाइन लगा है, करेक्ट, और दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट वेरी गुड। तो 3 इक्वेशन आ गई ना, ABC सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में लगाओ, हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे तो ये जो यहाँ से M2 लगेगा ना, M3 वो नहीं आएगा उसमें इक्वेशन में। A और B को सिस्टम मान के अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगाएंगे, A और B को सिस्टम मानते ही वहाँ A और B के बीच वाला नॉर्मल नहीं आएगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगाएंगे तो वहाँ वाला नॉर्मल नहीं आएगा, होगी तो A और B के एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा। ये इसके कांटेक्ट में है, इसका यूज यहाँ पे हो गया, ये इसके कांटेक्ट में, इसका यूज यहाँ हो गया, ये इसके कांटेक्ट में, इसका यूज कहाँ होगा? हमने जो उसका A एक्सेलरेशन से बोला था वो तो फोर्स के डायरेक्शन से बोला था, कांटेक्ट से थोड़ी बोला था, वहां से इक्वेशन आएगी हमारे पास। इस तरह से न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? बनाओ सब लोग पी इक्वेशन।
बना क्या हो गया इसमें? तो इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ on A plus B plus C in horizontal 0 equal m1 into 0 plus m2 into C minus B cos theta plus m3 into C. Newton's second law on A plus B along inclined plane m1 plus m2 into G sin theta equal to m2 into B minus C cos theta plus m1 into A sin theta. Contact condition of A and B. B sin theta is equal to A. So this is equation 1, this is 2, this is 3. हालांकि इतने लंबे लंबे सवाल नहीं आते हैं आईआईटी में, अब तो 3 मार्क वाले छोटे-छोटे सवाल होते हैं, पर इन सबसे हमें कंसेप्ट अच्छा बनता है, इसीलिए इन सब सवालों से हम सीखते हैं कि कैसे इधर की तरफ अपने को क्या इक्वेशन लगानी चाहिए। बस हो गया, एबीसी निकाल लो। अब मान लो ए और बी के बीच में नॉर्मल चाहिए, तो केवल m1 पे न्यूटन लगाओ। ए और बी के बीच में कि बी और सी के बीच वाला नॉर्मल चाहिए, बी और सी के बीच वाला तो केवल सी पे लगाओ, नॉर्मल का कंपाउंड है तो m3 into c के बराबर है। ग्राउंड वाला नॉर्मल चाहिए, पूरे सिस्टम पे वर्टिकल में लगा दो, ग्राउंड वाला नॉर्मल लगा दो, ऐसे करके सारे फोर्स भी निकल जाएंगे। So that is how to apply the Newton's law in case of there are many things in contact. अब इसके बाद में हम लोग स्प्रिंग वाले सवाल करेंगे, है? तो स्प्रिंग में टेंशन, तो जैसे ये मान लीजिए स्प्रिंग से हम किसी चीज को पकड़ के खींच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, रस्सी से पकड़ के हम किसी चीज को धक्का नहीं दे सकते हैं, है ना? मान लो रस्सी से कुर्सी को बांध दिया तो यूं करेंगे तो कुर्सी ऊपर भी जाने लग जाएगी। रस्सी से पकड़ के हम इसको इधर को खींच सकते हैं, डंडे से इसको टच करके धक्का दे सकते हैं, डंडे से नहीं खींच सकते हैं, है ना? यानी कि वो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है पुश करने वाला फोर्स होता है, रस्सी पुल करने वाला फोर्स लगाती है। तो ये स्प्रिंग है, ये छत है, ये ब्लॉक है। अब इसमें देखो रस्सी में कैसे टेंशन क्रिएट होती है, इसको अपन समझे। इस ब्लॉक पे नीचे mg लग रहा है, इसके कारण नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन रस्सी ने इसको रोक रखा है। जैसे पहले कहा ना हमने कि ये हमने इस लकड़ी के बोर्ड पे इसको रखा, इसने इसको जाने से रोका, यानी कि इसने इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगाया है। ऐसे ही इसमें फोर्स लगता है। रस्सी से मैंने ब्लॉक को बांध के इधर मैं खींच सकता हूं। तो अगर इस रस्सी फोर्स को मैं डायग्राम में दिखाता हूं, you will see this. ये रस्सी, ये नीचे इस पे mg लग रहा है, रस्सी इसको ऐसे खींचेगी और ये इसको खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींच रहे। इसने इसको खींचा तो ये उसको खींचेगा, एक्शन रिएक्शन पे है। तो ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, रस्सी इसको पुल कर रही है, वो उसको पुल कर रहा है। फिर इसके बाद ये रस्सी और छत, रस्सी छत पे ऐसे फोर्स लगाएगी और छत रस्सी पे ऐसे लगाएगी, इसको बोलते हैं टेंशन। P2, P1 ये फोर्सेस, इनकी वैल्यू बराबर होगी, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये सब न्यूटन्स लॉ से आएंगे, है ना? कम ज्यादा का आंसर, वैल्यू का आंसर सबसे निकल जाता है। तो ये टेंशन लगाएगी। अब कई बार ये पूछते हैं रस्सी के इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, इस पॉइंट पे, तो ये मान लीजिए P पॉइंट है। अब मैं रस्सी के और ज्यादा, इसका और ज्यादा डिटेल में डायग्राम बना रहा हूं। ये छत है, ये रस्सी है, ये रस्सी के दो टुकड़े हैं, ये वाला पॉइंट P था, ये वाला, ये ऊपर वाला पॉइंट है। इसने इसको खींचा P2, इसने इसको खींचा P2, इसने इसको खींचा P1, इसने इसको खींचा P1। ये मान लीजिए टेंशन P है। P पे टेंशन का मतलब ये है कि P पॉइंट के वहां से जो रस्सी के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े पे कितना फोर्स हो रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन एट पॉइंट P। कि इस पॉइंट के वहां से जो रस्सी के दो पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, तो ये उसको पुल कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, बस।
अब इनकी वैल्यूज की बारी आती है, तो मैं टेंशन के बारे में कुछ पॉइंट निकाल लेता हूं। इससे पहले नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया था। P is pulling force, P is electromagnetic force, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूलों के इंटरेक्शन है बेसिकली, है ना। इसने इस ब्लॉक में रस्सी का ये जो एंड है ना, इसको पकड़ के खींचा है, मॉलिक्यूलों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। अगर उससे डिस्टेंस कम करोगे तो बढ़ना चाहिए, बढ़ाओगे तो छोटा होना चाहिए। तो इसने पकड़ के खींचा तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। स्प्रिंग के जैसा सिस्टम है, रस्सी भी एक तरह से स्प्रिंग की जैसी है। तो इसको दबाया था, ये इसको दबाता है और उसके कारण पुशिंग फोर्स करता है। कितना दबेगा अपने को दिखेगा भी नहीं। जैसे रस्सी होती है, रबड़ में रस्सी में डिफरेंस है, रबड़ तो लंबा हो जाता है, खींच जाता है, स्प्रिंग भी खींच जाती है, लेकिन रस्सी खींचती अपने को दिखती नहीं। खींचती जरूर है लेकिन वो एकदम एटॉमिक स्केल पे ही खींचती है, बहुत मामूली सा उसमें एक्सटेंशन होता है ना। अगर तुम स्प्रिंग पढ़ाएंगे इस चैप्टर के अंदर, स्प्रिंग का एक फार्मूला होता है, शायद कभी देखा हो पढ़ा हो, F = kx। ये k उस स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, कितना फोर्स लगाने में कितना एक्सटेंशन होगा इस फार्मूले से आता है। अब अपन इसको स्प्रिंग की तरह कंपेयर कर सकते हैं, रस्सी को भी कर सकते हैं। फोर्स तो एक नॉर्मल फोर्स है, साधारण सा फोर्स है, तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं, मान लो mg जैसा फोर्स है, mg। x बहुत छोटा सा है, इसका मतलब k बहुत बड़ा होना चाहिए। k इतना बड़ा होता है कि x जरा सा भी होगा ना नेग्लिजिबल, तो भी फोर्स लगाते हैं। अब हम जमीन पे खड़े होते हैं, बड़ी भारी चीजें रख देते हैं, जमीन दबती हुई थोड़ी दिखती है अपने को, इसीलिए ये एक तरह से ऐसी स्प्रिंग है जिसका k बहुत ज्यादा होता है, तो जरा सा x में भी वो फोर्स को इतना लगवा देता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द टेंशन इज एक्टिंग। P is a pulling force, T is electromagnetic force. Its direction is along the length of string, along the length of string। अब कभी मान लो रस्सी ऐसे कोई गोलाई में घूम रही हो, घुमा के रखा हुआ हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेंजेंट टू स्ट्रिंग शेप। स्ट्रिंग की जो भी शेप हो रही होगी ना, उस शेप पे टेंजेंट डाल दो, तो वो उस टेंजेंट की डायरेक्शन में टेंशन लग रही होगी। Its magnitude can be calculated by Newton second। न्यूटन को लगाएंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जैसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ सवाल करते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग है, ये इसका मास m1 है, रस्सी का मास m2 है, l इसकी लेंथ है, and mass is uniformly distributed on the length of the string। तो जो रस्सी की लेंथ है, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसका रस्सी का, इसमें रस्सी में टेंशन क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है P और P पॉइंट की यहां से डिस्टेंस है x। ठीक है, फाइंड टेंशन एट A, B और P। A, B और P पॉइंट पे अपने को टेंशन निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका है न्यूटन लॉ अप्लाई करो। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, इस सॉल्यूशन। तो पहले तो मैं A और B पे निकालने का बनाता हूँ। ये हो गया, ये M1 है, इस पे नीचे M1G लग रहा है। तो A पे टेंशन का मतलब यही है कि भाई A के वहां से रस्सी को किसकी से जुड़ी हुई है, A के वहां ब्लॉक से जुड़ी हुई है, तो ब्लॉक का अलग बना, तो इसका अलग बना। तो ये है टेंशन एट A, टेंशन एट B। ये B पॉइंट था, तो यहाँ टेंशन एट B, टेंशन एट B। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपली यू विल बी एबल टू सॉल्व। M1 पे न्यूटन को लगाया हमने,
on M1 रिजल्ट आया F1G minus TA equal to 0 यानी कि TA बराबर M1G। इसका कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज 0 सो दैट टेंशन इज F1G। अब अपने को टेंशन एट B निकालना है। टेंशन एट B निकालने के दो तरीके हैं। फॉर टेंशन एट B ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मैंने फोर्स बैलेंस किया, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं, स्ट्रिंग को देख सकते हैं हम, इस स्ट्रिंग पे नीचे M2G लग रहा है जो ग्रेविटी का फोर्स है। तो अपन इक्वेशन बनाएंगे M2G प्लस TA इक्वल टू T बिकॉज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं उसका, M2G नीचे लग रहा है, TA नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है। रस्सी पे ध्यान देना है, रस्सी पे ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये दोनों नीचे लग रहे हैं। ये किसने लगाया रस्सी पे? अर्थ ने। ये रस्सी पे किसने लगाया? लोक ने। और रस्सी पे किसने लगाया? छत ने। ये हो गया। तो इसका आंसर आ गया। अब TA तो मुझे पता है M1G, इसलिए PB का आंसर हो गया M1 प्लस M2 इनटू G, है ना। PB अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ PB। पूरी रस्सी और ब्लॉक को सिस्टम में है ना, उसको वहां से मत काटो, PB और PB। अब इस सिस्टम पे यहां से नीचे M2G लग रहा है, यहां से नीचे M1G लग रहा है। क्या इक्वेशन बनी? M1G प्लस M2G इक्वल्स टू PB। यदि कोई एक्सेलरेशन है इस पूरे सिस्टम का तो वहां से आ गया। अब अपने को x पे टेंशन चाहिए P पे, तो P का निकाल के बताता हूं। एट P, तो P पे मुझे टेंशन चाहिए, तो मैं यहां से लेके यहां तक की रस्सी का डायग्राम बना लेता हूं। ये रहा P पॉइंट, ये भी टेंशन है, इसके ऊपर की रस्सी खींच रही है, इसको ऊपर फोर्स लगाता हूं। अब इस पे न्यूटन से लगा, क्या आंसर आ जाएगा? PP is equal to M1G plus M2 upon L into x into G। रस्सी का मास कितना है? यूनिफॉर्म दे रखा था, तो ये तो क्या मास पर यूनिट लेंथ इनटू x, x लेंथ का मास कितना हो जाएगा रस्सी का इनटू G, दैट इज द टेंशन एट P। इस रस्सी में टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे? ऊपर B वाले पॉइंट। सबसे कम कहां पे? A पे। इस रस्सी के टूटने के चांस सबसे ज्यादा कहां पे? B पे, है ना। जहां टेंशन सबसे ज्यादा होगी, ब्रेक तो इस हो सकती हो। There is a term called stress, force per unit area, उसको बोलते हैं stress। तो वो भी मैं अभी तुमको समझा देता हूँ। उसके अंदर रस्सी में जो टेंशन लगती है, ये रस्सी किस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये रस्सी में फिर रस्सी के अंदर वो धागे होते हैं, मोटी रस्सी होती है ना, उसको गोल से लगोगे तो उसमें वो खूब सारे धागे रहते हैं। तो ये मान लीजिए जैसे कि इसका कोई एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये टोटल मिला करके, ये सारा मिला के P लग रहा है। तो मान लीजिए ये जो इसका एरिया है ये है A, तो T अपॉन A इसको बोलते हैं स्ट्रेस। किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस एक फिक्स वैल्यू, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसके बाद रस्सी टूट जाएगी वो एक फिक्स वैल्यू है। जैसे नायलॉन की रस्सी है, तो नायलॉन के लिए एक लिमिट होगी, जब नायलॉन की रस्सी बनाओगे तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस इतनी है, किसी और मटेरियल की बनाओगे तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस इतनी है। तो स्ट्रिंग विल ब्रेक या स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक if P upon A is less than or equal to sigma maximum। ये मान लीजिए मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, तो P upon A की एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकते हो, है ना। तो P मैक्सिमम कितना जा सकता है वो देखो, सिग्मा मैक्सिमम इनटू A, मैक्सिमम इतने टेंशन तक जा सकता है। किसी एक मटेरियल की रस्सी, नायलॉन की रस्सी, ये नायलॉन की रस्सी फिक्स हो गई, आप तो जितनी मोटी रस्सी बनाओगे वो उतनी ज्यादा टेंशन सहन कर सकते। कोई भी जो भी मटेरियल होगा, जितनी उसकी नायलॉन की क्या अलग अलग कंसेप्ट उसका हो,
लंबी होती जाती है, ऐसे कुछ रहता है, टूटती नहीं, काटना पड़ता है उसको। तो ये नायलॉन का एग्जांपल मत लो, टूटने वाले रस्सी का एग्जांपल लो। तो जो भी उसका सिग्मा मैक्सिमम है इनटू एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा वो रस्सी टेंशन सहन कर सकती है। तो ये चीज कोई खास काम नहीं आती, मैंने बताया ना लास्ट में रस्सी टूटना उठना ये सब, ये तो बहुत कोई भी कभार कोई सवाल होगा उसमें ये चीज काम आएगी, अदरवाइज ये कोई बहुत रूटीन में काम नहीं आती रहती फ्रीक्वेंटली, वेरी रेयरली इट विल बी यूज्ड। नाउ और सवाल करते हैं, रस्सी की टेंशन पे करते हैं इसको। मान लीजिए लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ब्लॉक है, लिफ्ट ऊपर एक एक्सेलरेशन से जा रही है, एक इसका मास है, ये एक पॉइंट, फाइंड टेंशन एट P। वेरी सिंपल, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये टेंशन एट P, नीचे लग रहा है इस पर mg, एक्सेलरेशन है a, जितना इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उतना ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, बात रखा है ना अपन उसको, तो साथ साथ जा रहा है, इसके इक्वेशन आएगी P minus mg is equal to a में, giving you P equal to m into g plus a। अभी मैंने जो रस्सी में टेंशन के बारे में बताया था, देखो इसके बारे में वापस आता हूँ, ये m1 मास है, इसका m2 मास है, ये P पॉइंट है। हमने इसमें देखा कि टेंशन एट B वाज m1g प्लस m2g। जनरली क्या होता है, स्टील का मास बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली भी होता है, रस्सी का मास केवल करंट करने के लिए होता है ना, नहीं तो पता लगा कि रस्सी का वजन तो ऊपर है, किसी चीज को ऊपर उठाना है तो रस्सी को भारी लेने में तो अपने को परेशानी आएगी ना, तो रस्सी को भी उठाना पड़ रहा है। तो रस्सी तो केवल एक दूसरी चीजों को कनेक्ट करने के काम आती है, इसलिए स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड या स्ट्रिंग इज डिजायर्ड टू बी हैविंग टू हैव एज लो मास एज पॉसिबल। स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके अंदर, मास नहीं होना चाहिए, मास नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इसमें देख लो, अगर मैं कहूं कि m2 इज मच स्मॉलर देन m1, बहुत छोटा है ना, तो फिर टेंशन क्या हो जाएगी B पे m1g, यानी कि टेंशन एट K बराबर टेंशन एट G इक्वल टू टेंशन एट P। तो नॉर्मली अपने सारे क्वेश्चनों के अंदर ऐसे होता है, जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग इज मासलेस। अब वो बोलते मासलेस है, होती थोड़ी मासलेस है, कहने का मतलब ये कि कैलकुलेशन के लिए उसका मास एकदम जीरो ले लो, प्रैक्टिकली तो होता ही नहीं कि उसका मास बहुत कम होता है, और इसलिए उसके अंदर टेंशन सब जगह समान दे लेते हैं। तो कहां-कहां पे स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम होती है, वो अपन पूरा बाकायदा ये भी लॉजिक से आंसर आ रहा है, न्यूटन्स फिनोमेना से आ रहा है। But in most of the situations you will see that tension is same everywhere in the string when its mass is 0। अपन ऐसे केस में देखेंगे जब स्ट्रिंग का मास नहीं होता है फिर भी टेंशन मतलब अलग-अलग हो सकती है, पर जनरली हाँ वो इसने बोल दिया फ्रिक्शन होता है तो अलग हो जाएगी। तो जैसे और टेंशन के सवाल करते हैं, टेंशन निकालना, मान लीजिए m1 मास है, ये m2 है और स्ट्रिंग है, स्मूथ सरफेस है, इधर से इस पे फोर्स लगाते हैं F, ये स्ट्रिंग है, इसका मास नेग्लिजिबल, मासलेस बोलते हैं। अब हमको एक्सेलरेशंस निकालने हैं, दोनों के एक्सेलरेशन निकालना है, रस्सी में टेंशन निकालना है। फाइंड acceleration of m1 and m2 and tension। Find acceleration of m1 and m2 and tension।
तो इसमें जो एक्सेलरेशन है ना, देखो अब हम पूरा सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं। ये m1 है, ये m2 है, जमीन पर रखे हुए हैं और इसका फोर्स हमने इस पे F लगाया। तो जब हम फोर्स लगा के खींचेंगे ना तो m तो चलेगा। तो सबसे पहले हमने m1 का मान लिया कि माना कि इसका एक्सेलरेशन a। m1 को हमने खींचा, हम खींचेंगे तो रस्सी इसके साथ चलेगी, रस्सी का ये एंड इसके साथ चिपक के जा रहा है। क्या इस रस्सी की लंबाई बढ़ सकती है, घट सकती है? नहीं। तो फिर इस एंड को कैसे चलना पड़ेगा? ये भी वैसे चलेगा। तो ये एंड ऐसे चल रहा है, वो वाला एंड भी ऐसे ही चलेगा। इसका एक्सेलरेशन भी ये आता है, इसका एक्सेलरेशन भी ये आता है। दोनों का एक्सेलरेशन एक एक बराबर है। तो जो एक्सेलरेशन है दोनों के m1 m2 बराबर एक्सेलरेशन। बराबर एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या कंडीशन लगाया? रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा। अब हम सिस्टम पे इक्वेशन लगा देंगे F बराबर F1 plus M2 into A। अगर इनके अलग अलग होते ना फिर हम इक्वेशन में F is equal to M1 M1 plus M2 और बराबर तो इसमें हमने लगा दी इक्वेशन। नाउ इट गिव्स यू A equals to F upon M1 plus M। ये आंसर है। अब टेंशन चाहिए किसी भी एक जगह पे डिफरेंस होना था, या तो उस पे लगा दो M1 पे या फिर M2 पे लगा दो। M2 पे लगाना ज्यादा आसान होगा ना, तो कोई घटाना नहीं पड़ेगा इसमें। ये टेंशन T है, एक्सेलरेशन A है, T बराबर M2 A और A की वैल्यू डाल दो F अपॉन M1 प्लस M। रस्सी का कोई मास था ही नहीं इसलिए हमने यहाँ जोड़ा भी नहीं। अगर रस्सी का मास होता तो यहाँ वो भी आता F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया जाएगा। नहीं था इसलिए नहीं लिया। अगर इसमें रस्सी का मास होता, सपोज यहाँ मास होता है इसका, अगला एग्जांपल M1 M2 M3 ये F, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B। केवल इतना बता दो A और B में से कौन सा टेंशन ज्यादा होगा? A और B में से किस जगह टेंशन अधिक होगा? इधर जो आंसर है A और B। A is the correct answer। देखो रस्सी का फिर लोड डायग्राम बनाओ। नॉर्मल रिएक्शन का कैसे आया था ऐसा सवाल है ना, दो लोग थे बीच में फंसा हुआ था, फिर किधर वाला नॉर्मल ज्यादा होगा। तो ये भैया इस पे हमने फोर्स लगाया, ये रस्सी इस पे इधर लगाएगी, ये इधर लगाएगी, ये B हो गया, ये उसको इधर पुल करेगा, ये उसको इधर पुल करेगा, B भी ये हो गया। बताओ रस्सी किधर जा रही है? एक्सेलरेशन रस्सी का किधर है? इधर। तो फिर कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए दोनों में से? A, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इस पे इधर होना चाहिए। टेंशन एट A will be greater than टेंशन एट। अब अगर T and T निकालने, वैल्यू निकालनी है, A पे न्यूटन रूल लगा, पहले एक्सेलरेशन अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब A पे न्यूटन रूल लगाएंगे, P आ जाएगा, B पे न्यूटन रूल लगाएंगे, P आ जाएगा। ये सवाल तुम लोगों को करना है। एक रस्सी है, m मास है, l लेंथ है, मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फोर्स F है, ये एंड A है, ये एंड B है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट डिस्टेंस x from L A।
क्या बताया था? हाँ, F into L minus X upon A. How many of you have got this answer? This is correct answer. और आंसर निकालने का ये सॉल्यूशन। अगेन कोई टेंशन निकालनी हो, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी हो, हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें वो हमें नजर आए इक्वेशन के अंदर, डायग्राम के अंदर दिखे हो। तो ये मैंने x डिस्टेंस पर रस्सी को ऐसे दो टुकड़े मान लिए इसके L minus x। इधर से हमने फोर्स F लगाया, ये उसमें लगाएगा, वो उसमें लगाएगा, ये टेंशन P, ये टेंशन। सो सबसे पहले तो पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन है A equal to F upon m। अब मैं इस पे न्यूटन लगा देता हूँ और आंसर आ गया इसमें P बराबर मास m on L into L minus x। ये तो इसका मास है, into एक्सेलरेशन है F upon m। That is the value of tension। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होगी? इस रस्सी के अंदर। ये मान लीजिए क्योंकि यहाँ वाले पार्ट को पूरी रस्सी को खींचना है, इसलिए हम टेंशन सबसे ज़्यादा है। अब इसमें सवाल आते हैं, रस्सी वाले, पुल्ली वाले सवाल होते हैं, उनको हम करें। ऐसे खूब सारे सवाल होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। तो M1 M2 दो मास है, इनको हमने रस्सी से बांध दिया है और रस्सी ऊपर से पुल्ली में होके गुजर रही है और ऊपर रस्सी की पुल्ली को ऐसे छत पे एक क्लिप लगा के लटका रखा है। पहले तो डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं, ये पुल्ली इसमें यहाँ गिल्ड होती है ना, इस जगह गिल्ड होके फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद में ये M1 M2 मास है, तो ये सेम ही सिचुएशन है ना। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्या होता है, मान लो हमने ऐसे कुछ लटका रखा है सामान, इसका वजन ज्यादा हो तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसका ज्यादा तो नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दोनों के मास बराबर तो वही लटके रहेंगे। ये हम खुद मतलब बिना कोई सवाल करेगी ये चीज हम जानते हैं, ऐसे करने पे ऐसे होता है। पर अब अपने को बकायदा जो भी रूल रेगुलेशन है उनका यूज करके आंसर निकालना है। मान लीजिए नीचे आता है ए एक्सप्रेशन से, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि M1 A से ऊपर जाएगा, M2 नीचे आ रहा है, M1 ऊपर जाएगा A, ये तो बोल सकते हैं क्योंकि रस्सी को तो टूटना है नहीं। अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तभी उस रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रह सकती है, दोनों बराबर बराबर जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है टेंशन होगी। इस M1 मास पे जो रस्सी है ये इसमें टेंशन लगा रही होगी ऊपर, माना कि T1, बाद में अपन चेक करेंगे कैसे ये बराबर है कि नहीं है। ये T2 मासलेस स्ट्रिंग है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे T1 ले लिया, मैं ये तो कह सकता हूँ यहाँ से आकर चलो सब जगह टेंशन सेम होगी, यहाँ से आकर सब जगह सेम होगी, लेकिन उधर से इधर आने पे टेंशन डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, वो अपन देखेंगे, चेक करेंगे, इसके बारे में स्टडी करना है। तो ये जो पुली है, इस पुली पे ये जो रस्सी पास हो रही है, ये रस्सी और ये सीधी वाली रस्सी, ये P1 P1, ये P2 P2। इस सीधी रस्सी में तो अपन ने टेंशन सब जगह सेम ले ली, लॉजिक हमारे पास रस्सी का मास नेग्लिजिबल है, उधर भी ऐसा सेम ले लिया है। अब ये जो घुमावदार रस्सी ऐसे गोल घूम रही है, इसमें टेंशन सब जगह सेम होगी नहीं होगी, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये इधर जा रहा होगा, ये रस्सी इसके ऊपर से ऐसे निकल करके जा रही है, ऐसे इसके ऊपर से पास हो रही है। अब इसमें ये हो सकता है कि रस्सी में यहाँ इस पुली में
ये स्मूथ पुली हो सकती है और फ्रिक्शन वाली भी हो सकती है। तो जनरल बात करें, मान लीजिए फ्रिक्शन है तो क्या होगा, मैं इसका थोड़ा और बढ़िया डायग्राम बनाता हूँ। ये रस्सी है, यहाँ पे इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये ऐसा, ये रस्सी इस तरह से है। ये मैं बड़ा अच्छे डायग्राम बना रहा हूँ, मैं जस्ट समझने के लिए बोला। तो ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। अब वो जो पुली है ये, तो जब ये घूमेगी ना ऐसे, ये इसको अपने साथ घुमाने की कोशिश करेगी। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का काम ये होता है कि वो चीजों को साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो ये ऐसे घूमेगी, तो ये जो रस्सी इसमें से जा रही है, ये इसमें ऐसे फोर्स लगाएगी, यूं ऐसे फोर्स लगाएगी। ये फ्रिक्शन फोर्स है जो इस पे लग रहा है पुल्ली पे, क्योंकि वो इसको अपने साथ ले जाए। इसका रिएक्शन उस पे उल्टा होगा, ऐसे करके उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। तो रस्सी का ऐसे फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर हम इस रस्सी का कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लें, इतने से पार्ट पे देखें, इतने से पार्ट पे देखेंगे, इस पार्ट पे इधर से टेंशन लग रहा है, इधर से टेंशन लग रहा है, मान लो ये टेंशन है, ये टेंशन है, इधर सपोज करो P डैश है, इधर T है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है। अब इस रस्सी का ऐसे कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन है, मास नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, P डैश माइनस P माइनस A बराबर 0 into A, A एक्सेलरेशन क्या रिजल्ट आया, P डैश बराबर T प्लस F, P डैश बराबर T प्लस F आता है। तो टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, फ्रिक्शन की वजह से डिफरेंट आ गई। तो अगर रस्सी में फ्रिक्शन है, पुली में फ्रिक्शन है, तो फिर ऐसे टेंशन डिफरेंट हो जाती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलग से कुछ चीजें। If pulley is smooth, then T1 बराबर T2। ऊपर वाली बात तो मैंने समझा दी। जो दूसरी बात मैंने लिखी है कि अगर पुल्ली लाइट हल्की पुल्ली है, अगर पुल्ली लाइट हो, ये जैसे ऊपर वाली चीज है, ये पुल्ली इज स्मूथ, मास की फिर पुल्ली का मास जानने की जरूरत नहीं है। अगर पुल्ली स्मूथ है तो T1 बराबर T2 होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब T1 T2 में डिफरेंस निकालते हैं ना, तो डिफरेंस इस बात का फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर पुल्ली हल्की है तो उसको घुमाने में कितना फ्रिक्शन चाहिए, कितना फोर्स चाहिए घुमाने में, जरा सा। हल्की पुल्ली चीज तो ऐसे कम फोर्स में घूम जाती चल जाती है। तो अगर ये पुल्ली लाइट है तो भले फ्रिक्शन होगा भी सही ना, फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होगी और इसलिए टेंशन बराबर होगा। तो पुल्ली के स्मूथ होने पर या पुल्ली के लाइट होने पर या दोनों कंडीशन होने पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी। तो अगर पुल्ली स्मूथ लिखी है तो तुमको बाकी कुछ खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, T1 बराबर T2। पुल्ली अगर लाइट लिखी है तो तुमको ये देखने की जरूरत नहीं फ्रिक्शन है कि नहीं। लाइट है तो भी T1 बराबर T2, स्मूथ है तो T1 बराबर T2, दोनों चीजें हैं तो भी T1 बराबर T2। तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। लाइट वाले वो क्या लाइट पुल्ली इज लाइट, पुल्ली हल्की है, मास बहुत कम है इसका। तो अब इस हल्की चीज को घुमाने के लिए फोर्स भी तो जरा सा चाहिए होगा। जब फोर्स जरा सा चाहिए तो टेंशन की वैल्यू P के बराबर आ गई। अब अपन को ये निकालना है आंसर एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का आंसर निकालने के लिए हम क्या एक क्वेश्चन बनाएंगे, m1g नहीं m2 नीचे आ रहा था, ये यहाँ पे फिर वो डायग्राम बना देता हूँ चलो अलग से। ये m1 मास है, नीचे m1g लगा, ऊपर T लगा। ये m2 है, नीचे m2g लगा, ऊपर T लगा। इसका एक्सेलरेशन a है, इसका a है। इक्वेशन आई m2g minus t is equal to m2a, t minus m1g is equal to m1a। दोनों को जोड़ो, t खत्म, जोड़ते ही आंसर आ गया
m2g minus m1g is equal to m2a plus m1a। एक आंसर है m2g minus m1g upon m1 plus m2। ये आंसर है। लिख लेना सबने, मैंने नहीं बताया होगा ये आंसर। अब इस आंसर में भी बड़ी अजीब सी बात है। ये आंसर देख के ऐसा लगता है जैसे कि m2g m1g एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं। नहीं लग रहा? m2g में से m1g का क्या? हालांकि वो लग दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। डायग्राम देखें अपन, ये पुल्ली है, ये दोनों मास है। इस पर लग रहा है m2g, इस पर लग रहा है m1g, और ये दोनों mg एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। और वहाँ इक्वेशन में ऐसा आ रहा है जैसे कि अपोजिट में लग रहे हैं। दोनों t सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अपोजिट में लग रहे हैं। कट गए थे ना दोनों। तो ये बात तुमको पकड़नी, ये बात अगर हमने फिजिकली समझ ली तो हम सवालों के आंसर इक्वेशन बनाने में नहीं पाएंगे, ऐसे हम देख के निकालेंगे। तो ये अपोजिट का सेम का कंसेप्ट कैसे समझ सकते हो? ये नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा है। इस वाले केस में x और y को कोई पॉजिटिव डायरेक्शन लेने की बजाय रस्सी के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, कि भाई जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना उसको पॉजिटिव लो, इस सेंस में लेना है। ये मोशन का डायरेक्शन है, ये वाला जो इस एरो के डायरेक्शन में है, या जो मोशन को सपोर्ट कर रहा है वो पॉजिटिव, जो अपोज कर रहा है नेगेटिव। बस ये m2g सपोर्ट में है, ये वाला m1g अपोज में, ये वाला t सपोर्ट में, ये वाला t अपोज में, इसलिए कर दे। तो ये जल्दी आंसर लाने के लिए अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना? ये मदद कर रहा है, ये थोड़ा मदद कर रहा है, ये उसका जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जाओ कर रहा है अपोज कर रहा है। और ये है सेम डायरेक्शन में, बट एज फार एज द मोशन इज कंसर्न, it is supporting and it is opposing, it is supporting, it is opposing, they are same, so they are cancelled। तो अपन सीधे बोल देंगे कि भैया इस पूरे सिस्टम पे रस्सी के लोग न्यूटन में बनाएंगे तो केवल m2g minus m1g, और एक्सेलरेशन भले दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन मोशन का सेंस सेम। तो ऐसे करके हम एक्सेलरेशन को एकदम तुरंत बता सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे डायग्राम बनाऊंगा अभी जिसमें तुम लोगों को ये वाले कांसेप्ट अप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर निकाल के बताना है। m1 m1 फर्स्ट लिखना, दूसरा सारे सेंटेंस कौन देने हैं? इसका एक्सेलरेशन है a, इसका एक्सेलरेशन है a की वैल्यू बतानी है।
आगे सारे आंसर किसी को पूछना है कोई इनमें से? फर्स्ट में डाउट है किसी को, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, कोई डाउट नहीं? गुड। तो ये सब सवाल करते रहना।